नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से विस्तार लेता जा रहा है। विशेष तौर पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ, अमेरिका और यूरोप में भी इसका खासा विस्तार है और रूस में भी इसने बहुत ही भयानक रुख अख्तियार कर रखा है। साउथ एशिया में भारत सर्वाधिक प्रभावित मुल्कों में से एक है और भारत दुनिया के 6 सर्वाधिक प्रभावित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। और उम्मीद करिए कि जिस तरह से भारत में ग्राफ बढ़ रहा है, शीघ्र ही हम इटली के आगे निकलने जा रहे हैं नंबर ऑफ केसेस के मामले में। तो भारत में जब कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से विस्तार रूप ग्रहण कर रहा है, हमारे यहाँ चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश भर में हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, वहाँ पर जब इस वायरस का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है तो आखिर सब कुछ खोल देने की हड़बड़ी क्यों, सब कुछ खोल देने की जिद क्यों की जा रही है? रिलीजियस प्लेसेस, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स आखिर क्यों खोले जा रहे हैं? क्या हमने वायरस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? नहीं। क्या कोरोना वायरस समाप्त हो गया? नहीं। क्या कोरोना वायरस का संक्रमण रुका? नहीं। क्या कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण रुका? नहीं। क्या कोरोना वायरस अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट होना बंद हो गया? नहीं। तो फिर हम सब कुछ जल्दबाजी से क्यों खोल देना चाहते हैं? लोगों की जान संकट में क्यों डाली जा रही है? और सब कुछ खोल देने की जो हड़बड़ाहट है उसने बहुत मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि लॉकडाउन 4 जब लगाया गया था तो 20-22 मई के बाद अधिकांश चीज़ें खोल दी गई थी, अधिकांश मार्केट खोल दिए गए थे, ट्रांसपोर्ट के साधन खोल दिए गए थे। 25 मई के बाद तो उड़ानें भी शुरू हो गई थी। तो हमें ऐसी परिस्थिति में क्या अपने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बिना राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो इस तरह के निर्णय क्यों कर रही हैं? यह गंभीर प्रश्न है। यह प्रश्न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, यह प्रश्न किसी समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, यह प्रश्न अमीर और गरीब से जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्रश्न भारत का है, यह प्रश्न इस देश का है और यह प्रश्न इस देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के लिए क्या आवश्यक है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। कोरोना वायरस कोई साधारण फ्लू नहीं है, कोई साधारण वायरस नहीं है। ये एक बेहद घातक, खतरनाक, ताकतवर और जानलेवा वायरस है। दुनिया के किसी फ्लू के, किसी नॉर्मल वायरस में 2-3 महीनों के भीतर लाखों मौतें नहीं होती हैं। संक्रमण का स्तर यूं नहीं निकलता। एयरबॉर्न है ये वायरस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर सांस लेने पे अंदर जा सकता है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। बताया जाए कि कितने लोग वेंटिलेटर पर हैं। अचानक 2 दिन के भीतर लोगों की मौतें क्यों हो जाती हैं? मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? जो लोग ये बात आपको कहते हैं कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है भारत में, तो भाई साहब, भारत रिकवरी रेट के मामले पर 5वें-6वें नंबर पर है। दुनिया में सबसे अच्छा रिकवरी रेट चाइना का है, उसके बाद जर्मनी का है, फिर ब्रिटेन का है, फिर फ्रांस का है। आपका तो 5वें-6वें नंबर पर है, आपका 48% है। जर्मनी 86% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। तो किसी भ्रम में मत आइए, किसी बहकावे में मत आइए। बहनों भाइयों, ये एक बेहद खतरनाक बीमारी है और एक बार अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो आप अपने घर परिवार के बारे में सोचिए। ये बीमारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये बीमारी किसी एक समाज की नहीं है, ये बीमारी किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक पंथ और मजहब की नहीं है। ये बीमारी भारत में प्रत्येक क्लास में फैल रही है। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूं, हवाई जहाज से चढ़ के ये बीमारी भारत पहुंची थी और आज गांव ग्रामीण तक पहुंच गई है, पैदल खेड़ा पुरबा तक पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं पहुंची वहां कोरोना वायरस पहुंच गया। तो अगर हम लापरवाही करते रहे, हम चूक करते रहे, हमें बहुत खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ताजा उदाहरण मैं ब्राजील का बार बार आपको दे रहा हूं। 6 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं, प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, मरने वालों की संख्या 1300, 1400, 1500 डेली हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप समाज को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? अब कोई बात नहीं करता कि मास्क लगाना जरूरी है। अब सरकारें ये कहती नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अब सरकारें ये भी नहीं कहती कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अब आपको कोई हाथ धुलना भी नहीं सिखाता, अब आपको कोई सैनिटाइजर भी नहीं सिखाता। बस हर कोई ये बात करता है, देश चलाना है, अर्थव्यवस्था चलानी है, काम चलाना है, काम धंधा शुरू करना है। अरे भाई, काम धंधा तो आप तब शुरू करेंगे ना जब आप सुरक्षित होंगे। बाढ़ में फंसे हुए व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? अगर आपके पास सुरक्षा उपकरण है तो आप तैर के पार कर रहे हैं।
आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा कि भयानक बाढ़ में जब आप नदी की बीच धारा की तरफ बढ़ रहे हो आपने सुरक्षा उपकरण हटा दिए हो, ऐसा तो नहीं करता कोई। पर हमारे यहाँ हो रहा है। हमें इस पर ओपन अप होइए, इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। क्या हमारी आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई पॉलिटिशियन करे? क्या हमारी आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई अधिकारी करेगा जिसके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है? जब आप ज़िंदगी और मौत का फैसला करें सरकारें, तो उन्हें बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। आप सब कुछ खोल देना चाहते हैं, सबको ही चाहता है काम धंधा शुरू हो, सब चाहते हैं कि इंडस्ट्री नॉर्मल हो, सब चाहते हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ में जाएं, लेकिन किस कीमत पर आप जाना चाहते हैं? जो ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, आप यकीन माने 10,000 से ऊपर के केसेस आपके पास अब आने शुरू हो रहे हैं। कितनी तेजी से आपने देखा होगा कि 8 दिन के भीतर प्रतिदिन 8,000, 9,000, 9,500, 10,000 केसेस बढ़ रहे हैं। ये क्या संकेत दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आज 500 से ज़्यादा केसेस आए। जब से कोरोना डिटेक्ट हुआ पहला उत्तर प्रदेश में, पहली बार है कि 500 के ऊपर का फिगर पहुंचा है। आप अब नहीं चेतेंगे भाइयों बहनों, तो कब चेतेंगे? पहले अगर आपको 10% खतरा था, तो यकीन मानिए आज आपको 100% खतरा है। 10 गुना ज़्यादा खतरा है। आपको ज़्यादा सावधान रहना है, आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। और यकीन मानिए इस वायरस की कोई दवा नहीं है, इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। आपकी इम्यूनिटी ही आपका इलाज है। आप इससे जितना बचेंगे वही आपके लिए बेहतर है। घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे सुरक्षित रहेंगे। अब इस कोरोना के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। तमाम लोग अगर इस कोरोना से नहीं मर रहे हैं तो इसके दुष्परिणाम दूसरे रूप में सामने आ रहे हैं। आज लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर के पास एक मध्यम वर्गीय परिवार ने पूरी खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने बच्चे का कत्ल करके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा था। हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई भी ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। हमें लड़नी चाहिए। इसके लिए हमने बहुत कुछ त्याग किया है। हम इस लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ सकते हैं। हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी। कोरोना ने मेंटल हेल्थ की एक नई प्रॉब्लम भारत में क्रिएट की है। हमें आपको बहनों भाइयों ये बात समझना पड़ेगा। लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा, उनको जाके समझाना पड़ेगा, उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। लोग डिप्रेशन में हैं, ये वायरस क्या है, इसके इफेक्ट क्या हैं, दुष्परिणाम क्या है, इस बारे में ओपन बात होनी चाहिए। इसके बहुत भयानक साइड इफेक्ट हैं। संक्रमण भी बढ़ रहा है, गांव कस्बा खेड़ा तक पहुंच गया है। और हमारे यहाँ तो लॉकडाउन के नाम पर तमाशा हो रहा है। आप सड़कों पे जाइए, ऐसे यातायात है जैसे सब कुछ बिगड़ा ही नहीं है। तो क्या इसी दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? क्या इसी दिन के लिए हमने 65 दिन त्याग, तपस्या, परिश्रम, साधना और सब कुछ अपना दांव पर लगाया था? क्या इस दिन के लिए कि जब हम पीक की तरफ जाएंगे तो हम सब कुछ खोल देंगे? वाई, आप क्यों खोल देंगे? क्या किसी पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल का इसमें कोई सलाह मशवरा है? मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, कोई पॉलिटिशियन एक्सपर्ट नहीं है, कोई आईएएस अधिकारी एक्सपर्ट नहीं है, कोई आईपीएस अधिकारी एक्सपर्ट नहीं है। तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। वो भी ऐसे एक्सपर्ट्स जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट राय हो। हम संक्रमण ना बढ़ाएं। आप देखिए 8 तारीख से रिलीजियस प्लेसेस खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स खोले जा रहे हैं, मार्केट खोली जा रही। तो क्या होगा आगे? क्या व्हाट नेक्स्ट? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? जो गलती ब्राजील ने की, जो गलती रूस ने की, जो गलती इटली ने की, जो गलती स्पेन ने की, जो गलती अमेरिका ने की, क्या भारत भी वही गलती कर रहा है? और अगर ये गलती है तो ये बहुत महंगी पड़ेगी आपको। इस डिबेट को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या परिस्थितियां पूरे देश भर में हैं, भारत में हैं और उत्तर प्रदेश में, और हमें क्या करना चाहिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। मनीष सिंघवी जी जाने माने विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। दीपक सिंह कांग्रेस पार्टी से मुझे शामिल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में। और रमा श्रीवास्तव जी आईएमए के अध्यक्ष हैं और पहले भी मेरे साथ डिबेट में आ चुकी हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई हरीश जी, आपने भी देखा होगा और आप भी, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सक्रिय रहते हैं कोरोना के मामले को लेके। आपने देखा होगा कि आज उत्तर प्रदेश का जो इनिशियल डेटा आया 3 बजे तक का, रात का डेटा अभी इसमें जोड़ना बाकी है, मोर देन 500 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। और आपको बड़ी जल्दी है, आप मतलब आपकी गवर्नमेंट को, कि वो 8 तारीख से सब कुछ ओपन कर दे, रिलीजियस प्लेस, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्सेस। वाई, कोई तर्क है इसके पीछे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अगर ये ओपन किया जा रहा है तो एक ये समय की भी आवश्यकता है और विशेषज्ञों की राय भी। मैं अभी उनका वो सुन रहा था इस लेकर के, उन्होंने स्वतः इस बात को कहा
कि हमारी तैयारी, मेडिकल तैयारी, जब ये लॉकडाउन लगाया गया था तो मेडिकल तैयारी बिल्कुल नहीं थी। आज हमारी मेडिकल तैयारी है, तब यहाँ न तो पीपीई किट बनते थे, न N95 मास्क बनते थे। सारी चीजें अब भारत में प्रोड्यूस हो रही हैं। सैनिटाइजर हो, चाहे ये जितनी भी इसके लिए आवश्यक उपादान है, ये अब भारत में उपलब्ध है। तो ऐसे में आप लॉकडाउन को अनंत काल तक नहीं लागू कर सकते। और पर हरीश जी, आपका मन कहता है कि सब कुछ खोल दिया जाए? देखिए, आपका मन कैसे गवाही देता है? मतलब लॉकडाउन ओपन करने के पीछे मुझे तर्क दीजिए कि इसलिए खोल दिया जाए। देखिए ब्रजेश जी, ये मैंने एक बात ये कही कि लॉकडाउन आप अनंत काल तक नहीं लगा सकते। आपको जो जागरूकता जन जन में पहुंचानी थी, वो हर आदमी के पास कि हमारे लिए सुरक्षात्मक उपाय क्या है, मास्क लगा, हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना। आपने ये भी काम बंद कर दिया है। बताइए मुझे, कहाँ आप जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं? देखिए, कौन लोग जन जागरूकता कर रहे हैं? मुझे एक बताइए। मुझे तो कहीं सोशल मीडिया या टीवी मीडिया या जनता के बीच कैंपेन नहीं दिख रहा है। आप लोगों ने तो 1 महीने से सब बंद कर दिया है। नहीं ब्रजेश जी, आप ये देखिए कि मार्च से लगातार इस पे, चाहे प्रचार माध्यम हो, आप लोग हो, समाचार पत्र हो, रेडियो हो, सभी इस पे लगातार बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया बात हो रही। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इसकी जानकारियों से वो अछूता हो। हरीश जी, भारत समाचार देश का इकलौता चैनल है जो वियर ए मास्क कैंपेन पिछले 1 महीने से लगातार कर रहा है और हमारे पास 1.5 लाख से ज्यादा तस्वीरें आ चुकी हैं। नहीं, मैं आपको बधाई मैं देता अपने हूं। टीम के कर्मचारियों को, अपने पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं कि वो वियर ए मास्क कैंपेन अपने दम पर चला रहे हैं। नहीं, आपको साधुवाद देता हूं कि लगातार जब से ये कोविड का ये संकट शुरू हुआ, तब से आपका चैनल लगातार इस पे जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। इस पे लोगों को लगातार की क्या सावधानियां बरतनी है और इस संकट के प्रति लगातार जागरूक कर रहा है और उनको चेतावनी भी दे रहा है। तो मैं आपको बहुत, आपके चैनल की भूर प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लगातार आपका चैनल इसको लोगों के बीच ले जा रहा है। लेकिन इसमें घबराने के बजाय आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 60% के आसपास है। ठीक है, 8,000 के 9,000 के आसपास केसेज उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेज आए, लेकिन 5500 के आसपास ठीक होकर के घर भी गए। और अगर देश का आंकड़ा देखिए तो इट्स नॉट एन अचीवमेंट। आप 65 दिन लॉकडाउन में रहने के बावजूद आप 9,000 से ज्यादा टेस्ट पर डे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो आप टेस्ट बढ़ाइए, अभी पता चलेगा यूपी में क्या है। देखिए, टेस्ट भी 10,000 से ऊपर रैंडम टेस्ट हुए थे 450 लेबर्स भाइयों के, उनमें 119 पॉजिटिव आए थे रैंडम, मतलब 1/4 टेस्ट पॉजिटिव थे। दैट वाज शॉकिंग। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का स्टेटमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हो सकता है जी, लेकिन टेस्ट भी अब 10,000 से ज्यादा हो रहे हैं पर डे जी। जहाँ एक लैब था, वहां अगर आज 15 लैब। तो आप सहमत हैं कि हमें लॉकडाउन ओपन कर देना चाहिए 8 तारीख से, सब कुछ न्यू नॉर्मल? ब्रजेश जी, ये जनता की आवाज है, सभी लोग इस बात के मत के थे। वाह भाई, आप जब लॉकडाउन लगाएं तब कहें जनता की आवाज है, अब लॉकडाउन खोले दे रहे हैं तब भी कह रहे हैं जनता की आवाज है। जनता एक्सपर्ट नहीं है हरीश जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन एक्सपर्ट नहीं है, आईएएस एक्सपर्ट नहीं है, ब्रजेश मिश्रा एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाए। नहीं, जो एक्सपर्ट के ICMR और एम्स या विभिन्न जो शीर्ष जो चिकित्सीय शोध संस्थान है, जो डॉक्टर है, वो आप उन सब की राय लीजिए। ओके, मैं IP सिंह जी को कनेक्ट करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। ओके हरीश जी, ऑलराइट। ओके हरीश जी, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। भाई IP सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है IP सिंह जी, तब आप सब कुछ खोल देना चाहते हैं, क्यों? किसकी सलाह से खोल रहे हैं? कौन से ओपिनियन है, कौन सा डेटा है, कौन सा तथ्य है, कौन सा तर्क है, और दुनिया के किस मुल्क ने ऐसा किया है? जी, देखिए, कोविड-19 को लेकर अगर देखा जाए तो दुनिया में जब कोविड-19 का इम्पैक्ट शुरू हुआ और बहुत तेजी से वायरस ये यूरोप को भी, चीन के बाद यूरोप को गिरफ्त में लेने लगा, तो उसके बाद दुनिया में किस तरह के हालात उत्पन्न हुए। लेकिन भारत में
जो नई शब्दावली गढ़ने में माहिर है हमारे तपाकी राजा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। पिछले 7वां वर्ष शुरू हो गया, आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाया, तो जनता को उन्होंने कहा कि सब प्रचार इस तरह के जो हैं बंद करिए, अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी और जो पीपी किट है आम आदमी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो हमारे फ्रंटियर योद्धा हैं उनको हम सारी सुविधा देंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल, जब डॉक्टर हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, पहली मीटिंग में, ब्रजेश जी मैं एक डेढ़ मिनट में पीछे की बात मैं कहना चाहूंगा कि जब पहली मीटिंग 8 जनवरी और दूसरी मीटिंग 17 जनवरी 2020 को हुई, उसके बाद देखा जाए तो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है 22-23 फरवरी को, और उससे पहले 6.5 लाख जो विदेश से आने वाले लोग थे वो यूरोप से भी आए, वुहान से भी आए, चीन के तमाम शहरों से आए, और भारत सरकार जो पड़ोसी देश थे उनको ऑफर कर रही थी कि आप आइए, हमें अगर जहाज की जरूरत है हम उपलब्ध कराते हैं। तो तपाकी राजा का एकाएक ये फैसला हुआ। कहा यह जाता कि वर्ल्ड बैंक, IMF ने भारत सरकार को कुछ इस तरह की बातें फेंकी कि आप ये सब लागू करिए, लॉकडाउन फर्स्ट शुरू करिए तो आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। एकाएक प्रधानमंत्री को याद आया। और एक बात और कहूंगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की आबादी नहीं भारत की है, 133 करोड़ आबादी है भाई। जब पीक पर जा रहे हैं तब क्यों ओपन कर रहे हैं भाई? यही अहम सवाल कि जब 500 केस देश में थी तो आपने 133 करोड़ के देश को तानाशाही की तरह बंद कर दिया। मजदूर भाई बहन सड़कों पर तड़प तड़प के मरते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार क्लूलेस रही। केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं था। आज देखिए, चाहे रुहेलखंड का इलाका हो, चाहे बुंदेलखंड हो, और लखनऊ के अंदर जो सबसे बड़ी कार मार्केट है सफेदाबाद में, आज एक परिवार ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर लिया। तो मजदूरों को मारने का काम एक तरह से जब रेलवे को उन्होंने शुरू किया तो ये काम शुरू के 1 सप्ताह में देश को अभी तो 8 तारीख से सब ओपन होने जा रहा है ना। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, बाजार, सब कुछ खुल रहा है 8 तारीख से। मैंने कहा ना, वेलकम करिए सबका भाई। हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया में जो साख भारत की बनाई, आज हमारी करेंसी लेकर दुनिया के किसी कोने में जाइए, लोग विश्वास नहीं करते। दीपक सिंह जी, क्योंकि एकाएक वो फैसला हुआ। आईपी सिंह जी, मैं नेक्स्ट राउंड आपको कनेक्ट करता हूं। लॉकडाउन का हुआ था, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से। ऑल राइट आईपी सिंह जी, ऑल राइट, ओके। दीपक सिंह जी, मैं समझना चाहता हूं किन तथ्यों के आधार पर, किन आंकड़ों के आधार पर, किन उदाहरणों के आधार पर हम सब कुछ लॉकडाउन खोल देना चाहते हैं। नंबर ऑफ न्यू केसेस देख लें, मृत्यु दर देख लें, और पिछले 11 दिनों का मृत्यु दर अगर आप देख लें तो भारत में ये 7% से ज्यादा है। यानी नंबर ऑफ न्यू केसेस भी बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर भी बढ़ रही है। आप कहते हैं आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ ठीक हो जाते हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, पर आपसे 2 गुना रिकवरी रेट है जर्मनी, चीन का, ब्रिटेन का। तो आप ऐसा रिस्क क्यों लेना चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, बचपन में हम सब एक गांव में कहावत सुनते थे, हमारे गुरु का उल्टा ज्ञान, पहले भोजन फिर स्नान। तो ये सरकार उसी पैटर्न पर चल रही है। आज इस कोरोना महाकाल में भी हमारे भाजपा के साथी सच नहीं बोलना चाहते हैं। चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे जांच की। मुख्यमंत्री जी जांच की बात कहते हैं 10,000 से कम होती 5,000 है या उससे पहले कम होती है। हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं 10,000 ज्यादा करा रहे हैं। रिकवरी रेट आपने तो कोरोना में जो आंकड़े दिए हैं, मेरे ख्याल से देश को काफी उससे सहूलियतें मिली हैं। जो हमने देखा था वो 48% रिकवरी दर है हमारे देश की। तो अब ये बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है। आपको पता है जर्मनी की कितनी है? इसलिए अब जर्मनी का रिकवरी रेट पता है? अब विश्वास में पहुंच गया है। 86% रिकवरी रेट है, मोर देन 86% जर्मनी का है। नहीं, मैंने 45% में खुश हुए जा रहे हैं। मैंने ब्रजेश भाई आपका ट्वीट देखा था। आपने अपने ट्वीट पे पूरे दुनिया के जो रिकवरी रेट थे उसको दिया था, मैंने पढ़ा था, देखा था। तो स्थिति देश की ऐसी बन गई है कि हमने आपके चैनल पर भारत समाचार ये भी देखा था, लोग कोरोना माता की पूजा करने लगे हैं। ये परिणाम ये है कि जब देश में ताली थाली बजवाई जाएगी तो लोग कोरोना माता की पूजा करेंगे। अब सरकार के बातों को कहां से भरोसा करें? आप एक्सपर्ट की बात करते हैं, राहुल गांधी लॉकडाउन के सिस्टम की बात करते हैं,
भारत समाचार तो दिखा भी रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, आप दुनिया भर की चीजों को दिखाते हैं, लेकिन अब तो कुछ लोग फिर से पुराने ढर्रे पर जाना चाह रहे हैं, इसे भुला देना चाहते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे देश में एक तूफान आने वाला है मौतों का, क्या त्रासदी होगी, क्या घटनाएं घटेंगी, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। सरकार अपने आप में मस्त है, भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, जो मदद पहुंचाना चाहे उसके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। सरकार अपने फैसलों को बार बार बदलती है। पहले कहती है कोरोना से निपटना है, फिर कहती है कोरोना में जीना है। नहीं, पहले कहा था जान है तो जहान है, क्या करे? अब कह रहे हैं जान है और जहान भी चाहिए। अभी कहा नहीं जा रहा, बट इशारे से समझ लीजिए जहान इज मोर इंपॉर्टेंट देन जान। आगे भी ब्रजेश जी क्या होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हरीश जी जस्ट वेट, हमने सुना था ना चौपट नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, श्रीवास्तव जी, देश की सरकार ने हमारे देश को अंधेर नगरी चौपट राजा बना दिया है। दीपक जी प्लीज वेट। ऑलराइट रमा जी, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप हम सबसे बेहतर सलाह दे पाएंगी कि व्हाट शुड बी एक्चुअली डन, क्या किया जाना चाहिए। नंबर ऑफ केसेस भी आपको पता है, मृत्यु दर भी पता है, हम पीक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये भी अब दिखाई दे रहा है। हम भारत की क्या स्थिति है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले, ये भी आपके समक्ष है। अभी हम सब कुछ अनलॉक कर रहे हैं। 8 तारीख के बाद तो हम शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, रिलीजियस प्लेसेस, ये सब भी ओपन कर रहे हैं। क्या ये सही समय है ये सब ओपन करने का? देखिए, मुश्किल ये है कि कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इट विल टेक एट लीस्ट 1 to 2 years, जिसमें कि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी या इसका वैक्सीन और इलाज उपलब्ध हो जाएगा। तो कोरोना के साथ अनलिमिटेड टाइम तक तो घर में बंद होके बिना काम किए, बिना पैसा कमाए, गरीबी भूखमरी से मरने लगें, ये भी उचित नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि बीमारी को हम कैसे बढ़ने से रोक सकते हैं, अगर पर्सनल कैरेक्टर, पर्सनल विल पावर सब लोग इतना स्ट्रांग रखते हैं कि नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बेवजह बाज़ार में या घर के बाहर ना निकलें, एजेड लोग ना निकलें, बच्चे ना निकलें, तो हम लोग इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू डाई आउट, ये बीमारी ख़त्म नहीं होनी है। जैसे स्वीडन में देख लीजिए, वहाँ पे सबको स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि लोग बीमार होंगे, इससे रिकवर करेंगे और इससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। बट स्वीडन इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे इस तरह से छोड़ने के बावजूद डेथ रेट, रिकवरी रेट सेटिस्फैक्ट्री रहा। जबकि अमेरिका, इटली, स्पेन, इन कंट्रीज़ को देख लीजिए तो यहाँ तो बहुत बुरी दशा थी। हम लोगों की अभी तक जो बचत है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों में से 95-96% लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन सरकार के सामने ये मुसीबत है कि कितना लंबा लॉकडाउन रखा जाएगा। आप भारत में कोरोना की स्थिति क्या पाती हैं? क्या हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं? जून में स्थिति बहुत विस्फोटक होने वाली है। एस्टिमेट ये है, जो रिसर्च एंड डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार 15 से 20 जून के दरमियान सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस होंगे और जुलाई के अंत तक इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि 130 करोड़ के देश में हमारा मृत्यु दर और हमारा रिकवरी रेट क्या है, तो वी आर स्टिल इन अ बेटर कंडीशन। जहाँ जैसे अमेरिका से अगर आप कंपेयर कर लीजिए, चाइना का नाम तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, नथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, चाइना हैज़ हिडन द फैक्ट्स, ये वेरियस सोर्सेज से सबको मालूम है। तो चाइना से कंपैरिजन उचित नहीं होगा। लेकिन बाकी की कंट्रीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि उनकी तुलना में हमारे यहाँ बेहतर आपने देखा होगा कि 8 तारीख से हालांकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स अभी 8 तारीख से रमा जी हम लोग रिलीजियस प्लेसेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, मार्केट, ट्रांसपोर्ट्स, नॉर्मल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट तो हमने अभी ही ओपन कर दी। क्या ये जब हम पीक की तरफ बढ़ रहे हो, जब गंभीर खतरे की तरफ बढ़ रहे हो, तो हमें ये सब चीज़ें तत्काल ओपन कर देनी चाहिए या हमें फेज वाइज इन चीज़ों को रीओपन करना चाहिए? स्टेज वाइज करना चाहिए, वेरियस स्टेप्स के साथ और सख्त रेस्ट्रिक्शंस के साथ ओपन करना चाहिए।
अचानक खोल देने से तो जनता इतनी सीरियसली इस बीमारी को ले ही नहीं रही। जिन्होंने कभी न बीमार देखा न बीमारी देखी कि कोरोना होता क्या है, उसका संक्रमण कितना जानलेवा होता है, कितना भयावह होता है, इसलिए किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है। लोग इसकी सीरियसनेस नहीं समझ रहे और यही कारण है कि लोग नियमों का पालन में भी जिन्होंने लापरवाही की उन्होंने भुगता लॉकडाउन ना। खुलते ही सब अमेरिका ने लोग मॉल भुगता, जाएंगे। आप खुद बता रही हैं, इटली ने भुगता, स्पेन ने हाँ, भुगता, नाउ ब्राजील भुगत रहा है। ब्राजील जी, तो सबसे लेटेस्ट बिल्कुल। एग्जांपल है। अगर आप लापरवाही करेंगे हाँ, तो क्या हो हाँ, सकता हाँ। है, ये उदाहरण है। जी तो हम लोग भी तो उसी लापरवाही की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना पर्सनल कैरेक्टर, पर्सनल विल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ इतनी रखें Okay. कि हम अपनी इच्छाओं पर काबू रखते हुए और अपने काम करें। ओके, मैं हम मनीष बाजार सिंघवी न जी को इस निकलें, डिबेट में बिना आमंत्रित वजह, करता हूं। बिना ज़रूरत, मैम जस्ट और वेट, ऐसे लोग बिल्कुल न मेरे साथ निकलें। मनीष जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं और इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी काम किया है। सोसाइटी के बीच जाके काफ़ी रिस्क के माहौल में आज भी ये काम करते हैं। मनीष जी, आप क्या महसूस करते हैं डे वन से, जब से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तब ज़्यादा अवेयरनेस देख रहे थे या अब ज़्यादा अवेयरनेस देख रहे हैं? आज तो मैं देख रहा हूं कि अभी हमने लॉकडाउन पूरा नहीं हटाया है, लेकिन लॉकडाउन 4 और 5 तो ऐसे ही है। मतलब मुझे लगता है ये फर्जी लॉकडाउन में इसको कहूँगा। थोड़ा हार्ड वर्ड है बट मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि सड़कों पर और बाज़ार में जो हालत है, मुझे लगता नहीं कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ भी है। अब 8 तारीख से बाकी भी चीज़ें आप ओपन करने जा रहे हैं, तो क्या ये सही समय है? एक्चुअली थोड़ा पॉलिसी पैरालिसिस का एक असर दिखाई पड़ रहा है कि कोई पॉलिसी सही बन नहीं पा रही है। और 1 मई के बाद से ही आप देखिए तो भीड़ दिखने लगी थी। तो 1 महीने का इफेक्टिव लॉकडाउन रहा, 1 महीने 8 दिन के आसपास का, उसके बाद दिखने लगी थी। कहीं ना कहीं सही जो आप बार बार आप अपनी बातों में रिपीट कर रहे हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियंस की कहीं ना कहीं कमी रही। जब मुझे लगा तो मैंने लॉकडाउन कर दिया। एक बहुत अच्छा ट्वीट आज राहुल गांधी जी ने किया, जिसमें उन्होंने एक ग्राफ्स बने हुए हैं, बहुत बढ़िया है कि पूरे दुनिया का, स्पेन का, मनीष भाई, जर्मनी। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, बड़े आदमी, बार बार कह रहे हैं। नहीं, हमारे आप जैसे साधारण लोग लगातार ये बात पिछले 3 महीने से नहीं, कह नहीं, रहे मैं हैं। जो चर्चा करना पर हम जैसे गरीबों की बात नहीं, सुनता ही ब्रजेश जी, सुनेगा। जैसे मैंने कहा, आप लगातार जो चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर, मैं जो कहना चाह रहा था, आपने अभी एक बात उठाई थी जी, उस ग्राफ को बनाया गया है जैसे स्पेन के लिए है। तो लॉकडाउन पीरियड में ही पीक होता है कोरोना और फिर अनलॉक में नीचे आ रहा है। यही जर्मनी के लिए, यही इटली के लिए, यूके के लिए है। और जो भारत का पीरियड है कि हम लॉकडाउन पीरियड में ही पीक पे चढ़ रहे हैं और जब हम अनलॉक कर रहे हैं तो हम पीक की तरफ जा रहे हैं। मतलब दुनिया से एकदम उलट हमारा सिस्टम है। मैं यहां पर जो कहना चाह रहा था कि एकदम हमारा उलट सिस्टम है दुनिया से। और अब ये आंकड़ों में भी और ग्राफ के रूप से भी पूरी दुनिया के सामने उपलब्ध है, हर आदमी देख सकता है। सवाल इस बात का है कि हमको ये पता ही नहीं था कि कैसे लॉकडाउन में जाना था और हमको ये भी नहीं पता था कि कैसे लॉकडाउन से बाहर आना था। जब हम गए तब उस तरीके से उतनी सख्ती से जाने की जरूरत नहीं थी, और जब हम निकल रहे हैं तो हमको सख्ती से फेज्ड वे में निकलना चाहिए था। जैसे जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें खोलने की का कारण बताया जाए। आज चलिए इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो जरूरत वाली चीजें उनको खोल दी जाए। मंदिर खोलने की क्या जरूरत है, मतलब धार्मिक स्थल खोलने की क्या जरूरत है? ऐसा कोई काम उसके बिना नहीं मॉल, होता। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगर मेरे मन में श्रद्धा है तो मैं घर में पूजा अर्चना कर लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, क्या जरूरत है मंदिर मस्जिद की? दूसरी बात, बच्चों के स्कूल खोलने की चर्चा क्यों हो रही है, एग्जाम लेने की चर्चा क्यों हो रही है, जब पूरी दुनिया में यह बात हो रही है कि 1 साल प्रमोट कर दिया जाए, आपका काम उसके साथ चल जाएगा। कोई ऐसी आर्थिक उससे महामारी नहीं फैली जाए या आर्थिक संकट नहीं खड़ा हो रहा है, आप कर सकते हैं। तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं आपको क्या करना है। और आपने देखा होगा कि इन दिनों अवेयरनेस कैंपेन भी बंद हो गई है। अब मास्क पहनने के लिए कोई नहीं कहता। नहीं, मास्क छोड़िए, हाथ धुलने की बात भी अब कोई नहीं करता। नहीं, और दूसरी हर बात है, नेता अपने ट्विटर पे हाथ धुलते अब तो हुए, मुझे मास्क लग रहा है लगाते कि हुए एक साजिश फुल के नौटंकी के विजुअल आते एक थे, साजिश अब बंद हो गए हैं। नहीं, एक साजिश के तौर पर तो मुझे ये लग रहा है, ये मान लिया गया कि सबको छोड़ दो, जो जिंदा रह जाएगा वो एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा, जो मर जाएगा वो गया। ओके, जैसे एक बात और एग्जांपल बताना चाहूंगा कि स्थिति यह है कि दिल्ली में अभी एक आदमी को बेड नहीं मिला और वो मर गया। यानी जो जिस पर हम लोग लगातार 1.5 महीने से आप लगातार जिस पर कह रहे थे, दिल्ली मुंबई तो वर्स्ट है। नहीं, दिल्ली मुंबई वर्स्ट है। ब्रजेश जी, तो वहां से शुरुआत हो गई है ना, वहां से शुरुआत हो गई है। आप जिस बात को लगातार कह रहे थे वो आखिर सिद्ध हो गई ना कि अब बेड भर गए हैं। और अगर आज आपको कोई बीमारी होती है तो आपको बेड ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी। साथ कह रहा हूं मनीष जी, रमा जी की बात से मैं सहमत हूं। 15 जून से 30 जून तक के बेड नहीं मिलेंगे। देखिएगा,
बेड नहीं आप मिलेंगे भाई साहब। जो सर्वाधिक प्रभावित शहर है ना, उनके हालात आप केवल देखिएगा। जो बातें कही जा रही नहीं सुनी जा रही, उनके परिणाम नागरिक भुगतेगा, बड़े लोग नहीं भुगतते हैं। रोहित, ऐसी क्या हड़बड़ी पड़ी हुई भाई, ऐसी क्या जिद ठान ली हरीश जी ने कि सब खोलना चाहते हैं, क्यों? ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भेड़ बकरी समझ लिया है। और मुझे एक कंट्री का नाम बता दीजिए जिसने जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हो, ग्राफ ऊपर जा रहा हो, तब लॉकडाउन खोला हो। ब्राजील ने बहुत लाइटली लिया कोरोना को। आज हम स्थिति देख रहे हैं, आज उसके साथ कोई स्वास्थ्य मंत्री काम करने वाला नहीं है। उस हाँ, 2 प्रधानमंत्री के इस्तीफा साथ दे के भाग गए, 2 इस्तीफा दे के तीसरा जा आ चुके नहीं हैं। रहा है ड्यूटी पे। तीसरा, मुझे लगता है सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए ऑन एयर, कि तभी हम डिबेट बढ़ाएं कि भाई हमसे अगर कोरोना नहीं संभल रहा था तो आपने क्यों नहीं बताया देश को कि हमसे कोरोना नहीं संभल रहा है। आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया देश को। आपको जो प्रधानमंत्री फंड में आके सेक्टर पैसे देके चला जाता है, उसको आप खोल देते हैं। एविएशन सेक्टर आया, प्रधानमंत्री फंड में पैसे दे गया, एविएशन खोल दिया आपने भगवान भरोसे। आपको शराब व्यापारी आए, उन्होंने पैसे दिए, आपने उनको खोल दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने It's a पैसे very दिए, आपने serious उसको खोल charge. दिया। मतलब आप कर क्या रहे हो? आपने तमाशा बना के रख दिया है। मतलब मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये कहते हुए। ये अभी हरीश जी कह रहे थे जनता की डिमांड पे हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। अरे जनता की डिमांड जाके देखिए तो रोडों पे कि जनता की क्या डिमांड है। आपने कह दिया हम बच्चे हरीश जी स्कूल आपके जाएंगे पास जुलाई आऊंगा, में। जी। इन्होंने कह दिया बच्चे स्कूल जाएंगे। अरे माँ बाप के दिलों में दहशत बैठ गई है, नींद आना बंद हो गई है माँ बाप को कि अगर जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। रोहित, क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। मैं भी नहीं भेजूंगा। बिल्कुल नहीं भेजेंगे। मैं भी नहीं आप भेजूंगा। बच्चों के दिलों, भेजूंगा। माँ बाप की रातों की नींदें उड़ गई है ब्रिजेश जी कि हम क्या होगा हमारे बच्चों का। आपने हमारे बच्चों को टेस्टिंग किट समझ लिया है क्या? आईपी सिंह, आप अपने बच्चों को भेजेंगे? सवाल ही नहीं खड़ा होता कि जब तक इस पर हम ओके, दीपक जी, आप अपने बच्चों को भेजोगे स्कूल अगर खोल दिए जाए तो? ब्रिजेश जी, बच्चों को गांव छोड़ आया हूं, कोरोना रहने तक बच्चे गांव में ही रहेंगे। गुड, ओके। वीरेन जी भी आ गए हैं इस डिबेट में। भाई वीरेन जी, एक आज तो छोटी सी मोर बात देन और। 500 केसेस मिले, मोर देन 500 उत्तर प्रदेश में, वो भी 3 बजे तक। अभी हम सब कुछ खोल देना चाह रहे हैं, वाई? बिल्कुल, देखिए सोमवार से होटल, मॉल और सारे रेस्टोरेंट ये सब खुलने जा रहे हैं और 500 केस आज मिले हैं। आज हम करीब 9,800 हैं, कल संभवतः 10,000 पार कर जाएगा उत्तर प्रदेश। 10,000 केस उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का देश है, प्रदेश है। 10,000 आदमी अगर बीमार है तो हल्ला काहे इतना है? कई सारे लोग ये कहते हैं जो सरकार में हैं कि सावधानी से इस बीमारी को हम मात दे सकते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कोरोना का असर अब धीमा पड़ चुका है और वो इंडिया में लोगों को मार नहीं पा रहा है। क्या बात कर रहे हैं, सबकी लगातार अलग-अलग डेटा बढ़ रहा राय है है। वीरेन जी। सबकी अलग अलग राय है, लेकिन भारत में आज 2,33,000 संख्या पहुंच गई है। 233, बिल्कुल जी। तो ये ब्रिजेश जी, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि कोरोना के अलावा भी हमारे देश में ऐसी बीमारियां हैं, चाहे टीबी हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कैंसर हो, जिनसे लाखों लोग मरते हैं हर साल। कोरोना से जितना भयभीत हुआ हिंदुस्तान, शायद इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं थी। जो आज सावधानी बरत रहे हैं वही 4 महीना पहले करते तो कम से कम मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल न चलना पड़ता, फैक्ट्री उद्योग धंधे बंद ना होते, लोगों को रोजगार न छीनते, नौकरियां न जाती। क्योंकि आज सब वही काम कर रहे हैं हम। और शुरुआत में इतनी जो है संख्या भी नहीं थी। जो लोगों का मूवमेंट हुआ चारों तरफ, कभी 3-3 लाख लोग बॉर्डर पर दिल्ली के इकट्ठा हो गए, तो कभी ट्रेनों में हजारों हजार लोग भर के आए, सट के आए। तमाम सारी चीज़ें रहीं जिनकी वजह से आज श्रमिकों में भी बहुत ज़्यादा कोरोना पाया जा रहा है। हमारी संख्या जरूर बढ़ रही कि हम 15,000 के करीब रोज जांच कर ले रहे हैं, रोज हमारे आइसोलेशन बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन कितने दिन सरकार खिलाएगी? मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर दे दें। ब्रिजेश जी, आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 4 महीनों में जितनी डिलीवरी हुई है, जितने बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें 90% ज़्यादा नॉर्मल पैदा हुए। तो ये औरतों का पेट फाड़ कर बच्चा पैदा करने की जो परंपरा थी, ये कोरोना ने उस पर रोक लगाई है। ये दर्शाता है कि जिनको हम भगवान मानते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ कमी है। वहाँ पर भी प्रकृति ने अपना असर दिखाया है जी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बहुत सीधे सीधे नहीं बोला जा सकता, क्योंकि लोगों को लगता है कि साहब हमको तो ये नंगा कर देंगे,
ब्रजेश जी, किसी समस्या का सामना करना है तो डटकर करना है। भारत के लोग इस बात को जानते हैं। जब हमारे पास खाना और खेती दुइये चीज है, नौकरी है नहीं, तो भाई खेत में मेहनत करेगा किसान, फैक्ट्री में मजदूर मेहनत करेगा और लड़ेगा बीमारी से। जब हम पैरासीटामॉल पर्याप्त रूप से नहीं खिला पाते तो कोरोना की दवा कहाँ से खिला पाएंगे। अस्पताल में CSC PSC चले जाइए, गांव में दवा पैरासीटामॉल तक नहीं मिले। कुत्ता काटने के इंजेक्शन तो महीनों महीनों नहीं मिलता, तो कहाँ से हम जो है सब ठीक कर लेंगे। वैसे आपने आज जो नाम दिया डिबेट का कि कोरोना के साइड इफेक्ट, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मार्च अप्रैल महीने में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर कोरोना का इफेक्ट होगा और उनके नामकरण कुछ इस तरह से होंगे कि जैसे सैनिटाइजर मिश्रा, लॉकडाउन गुप्ता, मास्क शुक्ला, आइसोलेशन यादव, बुहान सक्सेना, तमाम सारे इस तरह के नाम हम बच्चों के रख सकते हैं और कोरोना को यादगार बना सकते हैं। जी, कंक्लूड करें ब्रजेश जी, एक बार एक महिला अपने बीमार पति को एक डॉक्टर के पास लेकर गई, तो पत्नी ने डॉक्टर से पूछा, पति को बाहर बैठा दिया चेकअप के बाद, फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे पति को क्या बीमारी है। तो डॉक्टर ने कहा इनको कोई बीमारी नहीं, बस आप इनको खूब खुश रखिए, इनको ज़्यादा तनाव न दीजिए, कोई परेशानी डिस्कस मत करिए और शॉपिंग के लिए मत कहिए, ज़्यादा इनकी चिंता न बढ़ाइए, बाकी ये 6 महीने में अपने आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद पत्नी लौट आई। रास्ते में पति ने पूछा कि अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब ने मुझे बीमारी क्या बताई, कुछ तो बताओ। तो पत्नी ने कहा डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। तो ऐसे कोरोना से भी हम लोगों को लड़ना है। हाँ, जवाब दे दिया गया है। हाँ, जवाब मिल चुका है। अब तो सही बात समझने वाले समझ जाएं। जी, 4 लाइन कहूंगा। कोरोना पे आपने आज रखी है डिबेट, आप रोज रखते हैं, लेकिन आज चूंकि उसके साइड इफेक्ट पे बात हो रही तो बात कहूंगा। सावधान और सतर्कता जीवन में हर क्षण जरूरी है। इस महामारी में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विदेशों में और भारत में बहुत जाने गई हैं। जी, फंसी हुई है दुनिया कैसे अपने ही पासों में, एक वायरस टहल रहा है हमारी आपकी सांसों में, और ओधक लग गए पाँव में आवाजाही के, और कितने खौफनाक मंजर हैं यहाँ पर तबाही के। सुनते हैं यमराज कहाँ कब कोई भी विनती, और रोज यहाँ गिरती लाशों की कौन करे गिनती, और दिखते हैं ताबूत अनगिनत यहाँ उगाही के, और कितने खौफनाक मंजर हैं यहाँ तबाही के। इसलिए कोरोना से सावधान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन उस पार हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी तमाम प्रश्न डिबेट के पहले राउंड में उठे हैं, उनका जवाब देंगे कि जब हम कोरोना के पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम भयानक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस हालात में सब कुछ खोल देने की हड़बड़ी क्यों, सब कुछ खोल देने की जिद क्यों की जा रही है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। दो 2,33,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव के केस, और आज रात हम इटली से आगे निकल जाएंगे। स्थितियां धीरे धीरे खतरनाक हो रही हैं। पहले हम टॉप 20 के क्लब में थे, फिर टॉप 15 के क्लब में आए, फिर टॉप 10 के क्लब में आए, अब हम टॉप 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये खतरनाक संकेत है भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जहाँ पर बहुत ही सीमित मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का मौजूद हो। तो क्या हम बहुत हड़बड़ी में फैसला ले रहे हैं, और क्या सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है, ये बेहद चिंता का विषय है। सरकारों को क्या अभी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कुछ वक्त तक और इम्पोज करके रखना चाहिए? अपने फैसले पर सरकार पुनर्विचार करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि जो नए तथ्य हैं, नए आंकड़े हैं, वो सरकार के फैसलों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सरकार क्या पुनर्विचार करेगी? हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी इस बात का जवाब देंगे। गो अहेड हरीश जी। देखिए ब्रजेश जी, ये लॉकडाउन 4 के पहले ही माननीय गृह मंत्री जी ने सारे प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों से इस पर व्यापक चर्चा की थी, और सभी
अभी जितने भी लॉकडाउन लगा के जो भी फेज रहे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और उसके अलावा भी बराबर वो चर्चा करते रहते। तो ऐसा नहीं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो केवल स्वतः ले लिया, सबकी राय से सारे प्रदेशों के जो माननीय मुख्यमंत्री थे उनकी जो राय थी, उनके जो मशवरे थे और जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन थी उसके आधार पर निर्णय लिए गए। अभी डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी ने भी आपके सामने ये बात रखी कि ये कोई महीने भर के अंदर 15 दिन के अंदर वायरस समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हमको सबको सावधानियां बरतनी होगी और ये धीरे धीरे जो संक्रमण है। उन्होंने ये भी बात कही कि हम बहुत खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बात को आपने नहीं उठाया, आपने सिलेक्टिव पॉइंट उठाए उनकी बात से। सिलेक्टिव पॉइंट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो इनको भाजपा की संस्कृति यही है ना। एक सेकंड अच्छा दीपक जी लगेगा प्लीज वही वेट, बोलेंगे, जो दीपक जी बुरा अपनी लगेगा बारी में उसको बोलिएगा, बोलिएगा, एकदम दीपक जी अपनी बारी में बोलिएगा। दीपक जी हाँ हरीश जी गो अहेड। तो ये कहना कि सरकार ने गलत निर्णय ले लिया, हर व्यक्ति का अपना पक्ष हो सकता है, हर व्यक्ति अपने ढंग से सोच सकता है, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया, जो समीचीन था वो निर्णय लिया। उसको गरीब लोगों की रोटी की भी चिंता करनी है। हरीश जी आपको गरीब की कितनी चिंता है, हम लोगों ने सड़कों पर देखा है, हम लोगों ने रेल की पटरी पे देखा है। आप कृपया गरीब की बात करके विक्टिम कार्ड मत खेलें। हमने देखा है आपको कितनी गरीब की चिंता है, सरकार ने सबकी चिंता हमने देखा है आपको सर कितनी चिंता है। आई एम सॉरी बट मैंने देखा है आपको कितनी चिंता है। इनकी करतूतें हैं। ओके, हैंडल आप न कर पाए, करतूत इनकी हो गई। राजस्थान सरकार की करतूतें हैं। ओके, हमने जितना बेहतर ढंग से किया देश और अरे देश में सरकार आपकी एक सेकंड रोहित प्लीज कोऑपरेट, संकट में है। एक सेकंड सब लोग कोऑपरेट करें, अपनी अपनी बारी में बोलें। रोहित जी हो, चाहे आईपी सिंह जी हो, चाहे हमारे कांग्रेस के मित्र हो, सभी लोग। मेरा आपसे एक फाइनल क्वेश्चन है राहुल गांधी जी, हरीश जी, वन फाइनल क्वेश्चन, कह रहे थे जब लॉकडाउन लगाया गया, वन फाइनल क्वेश्चन, आप पुनर्विचार करेंगे अथवा नहीं करेंगे? ये लोग तो कंफ्यूज। ओके हरीश जी, कांग्रेस का, और आप बताइए वो तो कंफ्यूज कौन है दिख रहा है उसमें किसी। राहुल गांधी हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, अखिलेश यादव हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, सरकार में आप वो जिम्मेदार ये हैं। गजब जनता ने चुना है भाई। ओके एक सेकंड हरीश जी, एक सवाल हरीश जी कृपया एक सवाल ले लें। हरीश जी आप अपने, हरीश जी एक सवाल, सरकार क्या फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है या नहीं करेगी? आप अड़े हुए हैं कि हम तो हटाएंगे सब। नहीं, देखिए सरकार ने जो निर्णय लिया, केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश थे, और उन्होंने राज्यों के ऊपर भी ये ऑटोनॉमी छोड़ी थी कि राज्य अपने वहां की जहां की जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। ओके, सरकार को ऐसी कोई परिस्थिति दिखेगी तो वो उस पर तब पुनर्विचार करेगी। ओके आईपी सिंह जी, इस बात की जिद क्यों हो, इस बात पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? सब कुछ खोल देना क्यों चाहते हैं? अब सरकार में ये है लेकिन कह रहे हैं अखिलेश यादव रिस्पॉन्सिबल है, सरकार में ये है लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी। अखिलेश यादव ने और प्रियंका वाड्रा ने जो ट्वीट किया वो मुख्यमंत्री रहे हैं। ओके, उनके ट्वीट से माहौल बिगड़ गया, कमाल है। ओके यस आईपी सिंह गो अहेड, आईपी सिंह गो अहेड, आईपी सिंह गो अहेड। मैं समझता हूं कि एक सेकंड हरीश जी प्लीज कोऑपरेट। हरीश जी सबने आपको सहयोग किया, अब आप बाकी लोगों को भी बोलने दें। यस आईपी सिंह गो अहेड। देखिए बीजेपी कुछ भी दावा करे लेकिन प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोई बात उन्होंने कहीं से नहीं सुना, सिरे से उसको खारिज किया। जो तपाकी राजा की तरह जो मन में आता है वो करते रहे हैं, चाहे ताली बजवाएं, चाहे वो थाली बजवाएं, चाहे दिया जलवाएं। देश में इससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़ा होता है कि यह सरकार लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह दिवालिया है। टीम 11 बैठती है लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो बाहर हैं। 50 से 60 मंत्रियों घरों पर बैठे हुए हैं। इनके 350 विधायक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और टीम 11 में कोई ऐसा अफसर ब्रजेश जी नहीं है जो ग्राउंड लेवल की जानकारी रखता हो। इसलिए रात के 2 बजे मुख्यमंत्री का आदेश होता है कि हम बसें लगाएंगे गाजियाबाद में। हजारों लाखों मजदूर
सड़कों पर आ जाता है और रातों रात उसको खारिज करने का काम किया। मतलब अपने बयानों को देखा जाए तो योगी पर जी ये ने तो कहे हम गरीबों के साथ हैं। अभी वापस आपने सुना ना, इन्होंने क्या कहा, हम गरीबों के साथ में, और आप ट्वीट करके मामला खराब कर देते हैं। देखिए लाखों लाखों लाख गरीबों के, मजदूर भाइयों बहनों के फोटो आए, लेकिन गलती से अगर अपोजिशन ने एक कोई बांग्लादेश या कहीं की फोटो ट्वीट कर दिया तो उसको सरकार ने इशू बनाने का काम किया है, सरकार ने गुमराह करने का काम किया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं एक बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की, कि पैसे की कीमत पर उन्होंने प्रचार खूब किया है। और एक बात के लिए कम से कम दिल बड़ा करते हैं योगी जी कि अगर विपक्ष और समाजवादी पार्टी का लाखों लाख कार्यकर्ता और नेता मजदूर भाई बहनों की मदद कर रहा था तो दो अपने मुख से कम तारीफ तो कर देते। आप इतनी कंजूसी करते हैं, जो अपोजिशन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से लड़ रहा है, उसके लिए भी हरीश जी की बात सुनी ना, नहीं है, इनके पास सोल्यूशन नहीं है। एक मिनट मैं और अपील करूंगा कि बीजेपी के किसी भी नेता या प्रवक्ता से बुलाने से पहले योगी के किसी अधिकारी को बुलाया करिए, क्योंकि संगठन इनका अलग है। जो मैंने 30 सालों में देखा है, सरकार इनकी बिल्कुल अलग होती है। तो सरकार का प्रतिनिधि होगा अवनीश अवस्थी जैसे लोग या जो दीपक सिंह ऐसे लोग। देखिए आप कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, राहुल गांधी ऐसा क्यों कर देते हैं, इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी इज रिस्पॉन्सिबल। और रमा जी से एक चीज, एक सेकंड आईपी सिंह जी उनसे पहले ओके भाई, आईपी सिंह जी वो सारे आई नो यू आर एडिशनली चार्ज, आखिर उन बट प्लीज के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों आई नो करने दिया? जस्ट वेट माय डियर ब्रेन, इस पर रोक लगाई। जस्ट सेकंड ओके दीपक सिंह जी गो अहेड, दीपक जी गो अहेड। यादव कहीं ग्राउंड पे नहीं, ओके दीपक जी गो अहेड। ये भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी सरकार, भाई आईपी सिंह जी कृपया सहयोग करें, हरीश जी सहयोग करें, सहयोग 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 ओके सहयोग सहयोग सहयोग। शांत हो जाओ दोस्तों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी शांत हो जाओ। भारत की जगह वो बांग्लादेश ओके राहुल दीपक जी गांधी गो सबसे बड़े चेहरे विपक्ष के, भाई आईपी सिंह जी आपको क्या हो गया? हर बात सच साबित हुई राहुल गांधी की। अंत में सरकार उसी ढर्रे पे आई, अंत में सरकार उसी ढर्रे पे आई। कैसी मीटिंग? मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है और राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे हैं, जो बात कहते हैं उनकी बात को अनसुना किया जाता है। ये अदूरदर्शी सरकार कभी 22 लाख 12 लाख कोरोना मरीज की बात कर देगी, कभी कोई बात कर देगी। ब्रजेश जी, सिर्फ ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इससे आप आयोजन की उम्मीद कर सकते हैं, भाषण की उम्मीद कर सकते हैं, झूठ बोलने की उम्मीद कर सकते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी महामारी के संकट में उबरने का कोई तरीका नहीं। जो सरकार ये कह दे कि हमारी सरकार इसलिए काम नहीं कर पा रही कि लोग ट्वीट कर दे रहे हैं, डूब के शर्म के मारे मर जाना चाहिए। अरे आप एक ट्वीट सरकार नहीं चला पा रहे हैं। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की सलाह नहीं ओके रमा जी, रमा श्रीवास्तव जी ओके दीपक जी सहयोग करें, सहयोग सहयोग कोरोना बना दिया। ओके सहयोग दीपक जी, मांगनी चाहिए भारतीय जनता ओके दीपक जी सहयोग सहयोग, भारतीय जनता पार्टी ओके दीपक जी सहयोग। हरीश जी शांत, मैं हरीश जी लास्ट में टाइम दूंगा आपको। ओके ऑल राइट दीपक जी। रमा जी मुझे बताइए कि अब आगे क्या करना चाहिए? हम एक गंभीर संकट में फंस चुके हैं, अब हमें इस संकट से उबरने के लिए, निकलने के लिए क्या करना चाहिए? रमा श्रीवास्तव जी ओके दीपक जी ओके। सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम एक गंभीर संकट में तो फंस चुके हैं, अब हमें इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जी, हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत सख्ती से इनका पालन करना होगा। घर से कम निकलना है, मास्क लगा कर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बुजुर्गों, बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ को घर से बाहर नहीं के बराबर निकलने देना है। ये तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें इस बीमारी के साथ अपने जीवन शैली को बदलते हुए और रहना सीखना होगा। बहुत सारी महामारियां विश्व में आई हैं और समय के साथ ख़त्म हुई हैं, बहुत सारी जाने गई हैं। इसी तरह से कोरोना का भी समय है, ये भी ख़त्म होगी। लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होती है तब तक हमें बहुत सारे उपाय करने होंगे कि ये संक्रमण हमें ना लगे। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट करता है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट से बीमारी फैलती है और एक व्यक्ति
कम से कम 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। माय गॉड। इसलिए अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होगा और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है, तो संक्रमण का खतरा तो हमेशा रहेगा जब तक कि जड़ से ये बीमारी नहीं खत्म हो जाती। अभी मतलब जैसे हमें HIV अतिरिक्त है, सावधानी HBS की आवश्यकता है और सरकार को हेपेटाइटिस पॉलिसी है, बनाते समय भी इन सभी तथ्यों का ध्यान अतिरिक्त रखना चाहिए। बिल्कुल। रमा जी, अस्पतालों को पूरी जहां तरह तक बंद कर मुझे दिया याद गया है, था, प्रधानमंत्री OPD जी पूरी ने की कहा पूरी था। खाली करा दी जी, गई एक थी। सेकंड आईटी सिंह उसके जी, लिए क्यों नहीं कोई प्लान उनको अपनी बात IMA कहने लेकर दीजिए। आया? ओके, रमा जी कंप्लीट करें जी। हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने विचार विमर्श के बाद ही लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया होगा, और जहां तक मुझे याद है उन्होंने एक बार कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर दोबारा से लॉकडाउन किया जा सकता है। उनके भाषण में मैंने सुना अगर था। स्थितियां 15 तो से मुझे लगता है जून कि से सरकार ये 30 ट्रेंड जून की तरफ अगर खोलकर- ज्यादा बिगड़ी हाँ तो हमें क्या करना चाहिए? लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस में जाना चाहिए? हाँ, तो फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। करेक्ट, वो ओके। तो सरकार रोहित, decide ये करेगी। भारतीय ट्रेंड जनता पार्टी देखते तो हर हुए, बात के बीमारी लिए का आप लोग ट्रेंड को देखते जिम्मेदार हुए। बताती है। सत्ता में ये हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है। मुझे समझ में नहीं आता। अपोजिशन जिस तरह से अरे हरीश जी, अब मुझे बोल लेने दीजिए भाई, फिर आपको समय मिलेगा। अच्छा, आप बताते हो तो ये कहते हैं नकारात्मक है, इनको हर समय सकारात्मक बात चाहिए मुझे सिर्फ। ब्रिजेश जी आज तक ये समझ में और नहीं जब आया। तक ये सरकार, जब तक ये विपक्ष में थे तब खूब नकारात्मकता फैलाते थे। करेक्ट। ठीक, अब ये है तो इनको केवल हनी चाहिए खाने के लिए, शहद। अगर इनको मिर्ची दे दीजिए तो गुस्सा आती है। यस रोहित जी। ब्रिजेश जी, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, पिछले 6 सालों में जो भारत विश्व गुरु बन रहा था, जो पूरा डेवलप्ड कंट्री की ये बात कर रहे थे कि मोदी जी ने पूरा आके देश को डेवलप कर दिया 6 सालों में, आपदा आते ही तुरंत डेवलपिंग कंट्री वापस बन गया। वो आपदा आते ही उसके पास सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। नेहरू जी की सारी गलतियां आ गई वापस कि साहब ये आपदा आ गई है, आपने देश को कह दिया आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर के नाम पे आपने 20 लाख करोड़ का लोन मेला दे दिया। मतलब आप क्या चाहते हो? इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब 20 लाख करोड़ का लोन मेला ले ले, किसान लोन ले ले और आत्महत्या कर ले। आपने देखा किस तरीके से बाराबंकी के अंदर एक परिवार ने, ब्राह्मण परिवार ने, ब्रह्म हत्या लगेगी इनके ऊपर, ब्राह्मण परिवार ने कर्ज के दबाव में आके और पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। और ये 20 लाख करोड़ का बोलते हुए 20 लाख करोड़ रुपए का ये लोन मेला लगाते हैं। शर्म क्यों करे रोहित जी? अरे किस चीज की रोहित शर्म जी, करे? शर्म तो शर्म आपको करें। आनी चाहिए। रोहित जी शर्म करके मेरे आप- तथ्य गलत हो तो आप बताइए। आप 20 लाख करोड़ का लोन मेला लगाते हैं, किसानों ब्राह्मणों का के नाम कर्जा ले लिया ले तो लो। रोहित शर्म करें। सिसौली में गन्ना किसान ने, सिसौली में गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी गन्ने की फसल 7 बीघे की खड़ी रही। और ये कह रहे हैं हम शर्म करें। हाँ, आपसे शर्म करनी बात चाहिए। करते ये आप बताइए, गन्ने की फसल खड़ी रहने के कारण जब वो कोल्लू पे गया तो कोल्लू पे भी नहीं बिकी और गन्ना मिल बंद हो गई और उसके गन्ने की फसल खरीदे बिना। और ये कह रहे हैं हम शर्म करें। गन्ना किसान आत्महत्या भैया आपसे करे, शर्म करने कह रहे हैं। मजदूर के खून पैरों से खून बहे, बच्चों को कहेंगे कि कोरोना में स्कूल चले जाओ, शर्म हम करें। अरे मतलब 6 साल से आप विश्व गुरु बता रहे थे, आपकी जब पोल खुल गई तो आप हमको शर्म करने को कह रहे हैं। आपको शर्म कब आएगी? आपने देश को कह दिया अपना अपना देख लो, आत्मनिर्भर बन जाओ। अरे कैसे आत्मनिर्भर बन जाएगा? लोन मेले से आत्मनिर्भर बनेगा? 20 लाख करोड़ में आपने क्या दिया? आपने बत्ती का बिल माफ किया हो तो बताइए, आपने स्कूल की फीस माफ की हो तो बताइए, आपने किसान का कर्ज माफ किया हो तो बताइए, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई पैकेज दिया हो तो बताइए। अपना अपना देख लो, बस लोन ले लो पर ये आपको शर्म करने कह रहे और हैं। शर्म हम करें। अरे मतलब शर्म तो आपको आनी चाहिए। माफी मांगिए देश से, क्यों माफी मांगे? देश से माफी मांगिए। हरीश श्रीवास्तव जी, देश से माफी मांगने की जरूरत है। ओके, 6 साल में आपने देश मनीष को सिंह बर्बाद जी, किया। ओके, दोनों लोग शांत, ओके, ऑल राइट, आज आपने कोरोना में दोबारा देश को गड्ढे में ढकेल दिया। सहयोग, ओके ओके, ऑल राइट। हरीश जी जस्ट वेट। भाई मनीष जी, रमा जी ने बहुत बिल्कुल ठीक बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर हमें स्थितियां गंभीर दिखें तो सरकारों को कंप्लीट लॉकडाउन के विकल्प ओपन रखना चाहिए और इट शुड बी ऑन पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। हमें क्या अभी से पॉलिसी बना लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है ना, ये खतरनाक संकेत है। ब्रजेश जी, बड़े आदर के साथ मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम लोग इंसान नहीं गाजर मूली हैं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे घेट चढ़ा देंगे, फिर जब लगेगा कि नहीं ज़्यादा मर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दो। एकदम कतई सहमत नहीं हूँ मैं इससे। जो जिन चीज़ों को खोलने की ज़रूरत नहीं उनको बंद करके रखना चाहिए था। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने खोलकर आपने ट्रायल अपना जो करना था कर लिया, ठीक है, लेकिन आप सब खोले दे रहे हैं, पूरी इकोनॉमी खोले, यहाँ सड़कों पे जाम लगने लगा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
ये जबरदस्ती की बात है। और जब पूरे दुनिया के ट्रेंड, आपसे पहले जो देश इसको भुगत चुके हैं उनके एग्जाम्पल आपके सामने, आप पहले देश नहीं है। हम क्यों सीखे हैं? नहीं, हम सीखने को तैयार नहीं है। और हम सीख किसके पर रहे हैं? आम आदमी की जान से हम सीखने को तैयार हैं। हाँ, इस तमाशे से मैं सहमत नहीं हूं। सरकार फेल हो गई पॉलिसी पर, यहां से लेकर दिल्ली तक। कोई असेसमेंट इनका ठीक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अपने और अपने कह रहे न्यूजीलैंड छोटा देश है, हम क्यों सीखें उनसे? नहीं तो ना सीखे ना तो हम लोग के ऊपर सीखे। सही तो है, हम लोगों के ऊपर सीखे, हम लोग हैं भी इस लायक। तरह सीख से तो रहे हैं। भारत में जांच हो सीख रही तो है, रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम जांच लोगों के हो ऊपर रही है। सीखा जाएगा 70 और वर्ष मौत की संख्या लगेंगे। बढ़ जाएगी तो फिर लॉकडाउन लगा दिया क्या जाएगा। यहाँ किसी की जान की कोई कीमत नहीं? क्या कोई हमें फर्क कीमत क्यों नहीं, कोई पड़ता? कीमत नहीं है। मैं कहता रहा हूँ कि कोई कीमत नहीं है। जो कोई 6,000 लोग मर गए हैं, उनके परिवारों से पहले पूछिए दिन से देखिए, पर जान उन्होंने की शर्म कीमत क्या आपका होती है? करने नहीं, पा आप है पहले रोहित। दिन से देखिए। रोहित, वो आपको शर्म करने नहीं, पा है। 11 सब हम करें, 11 मार्च माफी को- मांगनी चाहिए देश से भारतीय जनता पार्टी को। रोहित, एक मिनट। ओके। 11 मार्च को पेंडेमिक घोषित होता है दुनिया में। ओके। 12 मार्च को हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि नहीं इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, और 22 से आप कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर देते बिना तैयारी के। अरे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य तो मंत्री जैसे हो तो गया। नाच गाने देख रहा था। रोहित, मनीष भाई जरा मूड में है, बोल लीजिए आप। नहीं, आप बताइए ब्रजेश जी, आपको खुद याद होगा कि एक दिन बाद आप कहते हैं कि ये एक तरीके से खतरा नहीं है। 11 मार्च को पेंडेमिक है, वर्ल्ड बैंक WHO कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं खतरा नहीं है, और फिर 10 ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक से सब कुछ बंद कर दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का, और रमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप भी अपनी सतर्कता का ध्यान रखें, सावधान रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धुलते रहें, साबुन से हाथ धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार कहे या न कहे, लेकिन आप सावधान रहें और घर पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।